ईसीएल में सबसे ज्यादा रोला किसका है? उनका जो स्वागत होता ना वो अलग ही एक शोर के साथ होता है। सिस्टम के साथ होता था। तो बॉलर्स के मन में मतलब आपको लेके डर दिख रहा है? काफी लोग जो है मुझे बता भी रहे हैं कि यार हमारे ग्रुप में जो है सिर्फ अंकित नागर की बात चल रही है कि भाई वो जब अगर मारेगा ना तो वो बुरी तरीके से मारता है। तो खौफ तो है, ऐसा नहीं है, टीमों के बीच में खौफ भी है। तो ये खौफ जो और टीमों का आपने नाम लिया, ये खौफ हरियाणवी अंटर्स के मन में भी है या नहीं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, उनके मन में भी रहता है, ऐसा नहीं। तो जैसे आप अभी मतलब एल्विस भाई के साथ भी आपने प्रैक्टिस मैच वगैरह भी हुआ है, तो लोगों ने जो उनकी छवि बना रखी है कि गुंडा है, एटीट्यूड है और मतलब एक अलग ही हवाबाज है, वो उन पे क्या कहना चाहोगे आप? अंकित भाई, जैसे आपने अभी बताया कि आपने काफी सारे ट्रायल्स दिए, तो क्रिकेट क्या खाली अमीरों का गेम है या गरीब लोग भी इसे अफोर्ड कर सकते हैं? ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट अकेडमी करते हैं या 2 घंटे करते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बड़े प्लेयर बन जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप 18-19 साल के हो तो आपकी 70% जो है क्रिकेट निकल चुकी होती है। वो है गली क्रिकेट जो होती है, तो ऑन द लाइन वाइट होती है या राइट होती है? एक मैच में आपने ज्यादा से ज्यादा कितने विकेट लिए? हाँ, मैंने 8 विकेट आउट करी। 8 विकेट, 11 बॉल में 11 छक्के मारे। ईसीएल की बाउंड्री क्या बहुत छोटी सी है क्या? हर्ष भाई के बिहेवियर, मोहित शिकारा भाई का बिहेवियर या उनकी जो टीम है उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो कटारिया भाई क्या इस बार ट्रॉफी ले जाएंगे? देखो, कोशिश तो है, टीम हमारी अच्छी है। रजत दलाल भाई, तो वो पिछली बार जैसे उन्होंने बैट तोड़ दिया था, तो दिवेश भाई ने क्या एल्विस भाई के साथ कुछ धोखाधड़ी करी? अगर इस सीजन आपको 6 छक्के किसी बॉलर की बॉल पे मारने हो तो वो कौन होगा? उनका जो नाम है वो है अनुराग द्विवेदी, आप सब जानते हो। राम राम जी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ताजी बात में। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं ईसीएल के युवराज सिंह, अंकित नागर, जिन्होंने ईसीएल का पहला सीजन अपने नाम किया 6 बॉल पे 6 छक्के मार के। तो अंकित भाई, ईसीएल का जो पहला सीजन आपने अपने नाम किया, तो ईसीएल सीजन 2 जैसे आने वाला है, तो बॉलर्स के मन में मतलब आपको लेके डर दिख रहा है? काफी लोग जो है मुझे बता भी रहे हैं कि यार हमारे ग्रुप में जो है सिर्फ अंकित नागर की बात चल रही है कि भाई वो जब अगर मारेगा ना तो वो बुरी तरीके से मारता है। तो खौफ तो है, ऐसा नहीं है, टीमों के बीच में खौफ भी है। क्योंकि लास्ट सीजन हमारे साथ क्या था, पवन चेची थे, वो राजस्थान रॉयल में है, मतलब राजस्थान रेंजर जो है टीम है, और कलकत्ता में हमारे अनुज भाई हैं। ओके। तो जो जब वो मिले थे हमसे, अभी हमारी जो ट्रॉफी लॉन्च हुई थी, तो उसमें हमारे जो भाई हैं दोनों, वो यही बोल रहे थे कि यार सबका ठीक है, लेकिन अगर अंकित नागर चलता है तो दिक्कत हो जाएगी दोनों टीमों के लिए, या जितने भी हमारी ईसीएल टीम है। अच्छा। तो ये मेरे को सुनने में आया है। बाकी देखो, मैं प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा अप्लाई करने की, जो खौफ उनके मन में है वो कायम रहे। तो ये खौफ जो और टीमों का आपने नाम लिया, ये खौफ हरियाणवी अंटर्स के मन में भी है या नहीं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, उनके मन में भी रहता है, ऐसा नहीं है। अगर उनको पता हो कि अंकित नागर अगर 6 छक्के मार सकता है, क्योंकि मैंने लास्ट सीजन 11 छक्के मारे थे, उसके बाद हमारा उनसे मैच था, तो उनके मन में भी खौफ था कि यार कहीं अगर ये चल गया तो दिक्कत हो जाएगी हमारी टीम को। हरियाणवी अंटर्स में जैसे कुट है, अभी आपकी एक रिसेंट में एक थोड़ी कंट्रोवर्सी टाइप कुछ हुआ था, उस बारे में आप क्या बोलोगे? मैंने हमारी टीम ने ना काफी आपकी जब रिसर्च करी, तो उसमें आपका जो एक व्लॉग है ना, हाँ, तो हमारी टीम ने जो रिसर्च करी, तो आपके व्लॉग में काफी सारे कमेंट आ रखे थे कि आपने कुछ पार्ट साइलेंट किया या क्या, तो मतलब क्या चीज है वो? आप बताता हूँ कैसा हुआ। ऐसा हुआ था कि हम जो है प्रैक्टिस कर रहे थे जी, गुड़गांव की तरफ में। तो वहां पे क्या है, हमारी प्रैक्टिस सेशन मैच हुए थे आपस में, उसके बाद क्या है, कुट भाई ने जो है हमारी टीम को चैलेंज दिया था कि कोई भी जो है आके मुझसे एक एक ओवर का मैच खेल ले। और उन्होंने थोड़ी सी उससे पहले भी कुछ बोला था, वो अभी अगर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने भी जो है वो वहां बोला था। फिर उसके बाद जैसे मैं, आपने देखा होगा, एक ओवर के चैलेंजेस जो है रिकॉर्ड करता हूँ जी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चैलेंज को भी रिकॉर्ड करूँ। अच्छा, आपने एक्सेप्ट कर लिया कुट भाई का चैलेंज? हाँ, तो हमारी टीम में थे माटा भाई, ठीक है। तो उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था। तब एक इंसिडेंट हुआ था, इन्होंने छक्के मार दिए थे, 9 या 12 रन बन चुके थे इनके, लेकिन उसके बाद ये आउट हो गए थे, कुट भाई। उसके बाद हमारे जो ओनर हैं देवेश भाई जी, तो जैसे कि यार नॉर्मली अगर एक दोस्त सर्कल बैठता है, या आप देखोगे हम भी बैठते हैं, तो बीच में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो है बीच में मजाक मस्ती चलती रहती है।
तो जी। उसी फ्लो में उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया था जो हरियाणवी हंटर्स के जो हमारे फैन है उनको थोड़ा बुरा लगा। बट ये कभी भी ऐसा नहीं था कि हमने सोच के बोला हो, एक फ्लो में निकल जाता है जब यार दोस्त बैठते हैं। जी। तो वो एक पॉइंट हुआ था, तो मेरे पास कटारिया भाई आए थे। जी। तो उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई और बोला कि यार किसी ने ये वीडियो पोस्ट कर दिया और उस पे ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। तो मैंने वो वीडियो देखी, तो मेरा एक लोगो है एकेडमी का, नागर क्रिकेट एकेडमी का एक ठीक है। लोगो है। तो जो लोगो है वो मैंने देखा कि भाई ये तो मेरी है। कह रहे अच्छा। यार तूने डाला है? हाँ, मैंने किया हाँ भैया मैंने डाला। कह रहे यार देख तो लिया करो। मैंने सोचा भैया मैंने इतना खास ध्यान दिया नहीं, मैंने अभी स्टार्ट करी है इसी सीजन से, क्योंकि लास्ट सीजन तो हमको पता ही नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता है। जी। इस सीजन स्टार्ट करा, अगर आप कहोगे तो मैं तो वो भी बंद कर दूंगा। जी। कह रहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप थोड़ा देख के व्लॉग बनाया करो, और व्लॉग जब डालते हो तो उसको प्रॉपर देखो, एडिट करो, अगर कुछ दिक्कत लगती है तो आप उसको म्यूट Trim करके कर फिर दो। डाला करो। ओके। तो ये एक इंसिडेंट वहां पे हुआ था हमारा। जी। जैसे कमेंट्स में एल्विस आर्मी आ गई होगी बिल्कुल। क्योंकि देखो हरियाणवी हंटर्स के कैप्टन और ओनर जो है हाँ। वो एल्विस भाई हैं। हाँ। तो एल्विस आर्मी का आपने देखा ये कैसा रोल है, और जितनी भी टीम्स हैं, हाँ। तो आप मेरे को ये बताओ कि जैसे अब की बार क्या है, राउंड 12 भी आए, हाँ। और भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए, तो ईसीएल में सबसे ज्यादा रोला किसका है? देखो अगर लास्ट सीजन की बात करी जाए ना, तो जब हम एंटर करते थे तो एल्विस भाई के साथ जब भी मैच होते थे या जब हम उनका मैच देखते थे, तो उनका एक अलग ही थोड़ा सा, जो इनके फैन है हाँ। उनका जो स्वागत होता ना, वो अलग ही एक शोर के साथ होता है। सिस्टम के साथ होता था, और वो सिस्टम पता भी चलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं यार उसके अंदर वो वाली बात नहीं है। अगर वो बंदा है भी अच्छा, ऐसा नहीं है। जब मैं बैटिंग करने गया था, विशाल भी बैटिंग करने गया था, तो नॉर्मली जैसे एक नॉर्मल भाई की तरह बात करते हैं, तो उन्होंने भी ऐसी नॉर्मली हमसे बात करी। हमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसा, जैसे हम सोचते थे उनके बारे में या हमने सुना था उनके बारे में, ऐसा हमें कुछ भी लगा नहीं। बिल्कुल ही एक नॉर्मल भाई की तरह हम मिले और अपने गेम खेले, ऐसा कुछ भी हमें ऐसा लगा नहीं। और जो रोले की बात करी जाए तो वो अलग दिखता है उनका, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या आप देखोगे प्रैक्टिकल भी देखोगे, तो उनके साथ इतने दोस्त होते थे। उनका खुद का एक सर्कल बहुत बड़ा होता था, मतलब सिस्टम एक अलग दिखता है सिस्टम उनका। बिल्कुल उनका अलग दिखता था। तो मैं सिस्टम जो है वो एल्विस भाई का बहुत ऊपर लेवल का था। अच्छा था या है? नहीं है। वो तो देखो कायम है बंदे का, ऐसा नहीं है। वो बंदा मेहनत भी करता है और काफी आजकल सोच भी कर रहा है। कंट्रोवर्सी में रहते हैं, लेकिन देखिए जब इंसान ऊपर जाता है तो ये तो नॉर्मल सी बात है, हर कोई चाहता है कि उसको खींचना। बट वो बंदा थोड़ा अलग है और कुछ अलग ही सोच के हिसाब से वो चलता है। Okay. मेरे हिसाब से तो मुझे ये लगता है, और भगवान करे उनको बहुत बरकत दे। तो जैसे आप अभी मतलब एल्विस भाई के साथ भी आपने प्रैक्टिस मैच वगैरह भी हुआ है, तो लोगों ने जो उनकी एक छवि बना रखी है कि गुंडा है, एटीट्यूड है, और मतलब एक अलग ही हवाबाज है, वो उन पे क्या कहना चाहोगे आप? नहीं देखो, हर कोई इंसान ना जब ऊपर जाता है, तो जब आप उसके साथ ज्यादा खिंचाई करने जाते हो तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को थोड़ा सा दूर करना स्टार्ट कर देता है। जी। तो हम उसको बोलते हैं कि यार ये तो घमंडी हो गया है। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप नॉर्मली रहते हैं, हम अब नॉर्मली हमें कोई पूछेगा नहीं, लेकिन जब हम किसी लेवल पे चले जाते हैं तो लोग पूछते हैं। जब वो पूछते हैं, जब बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं और जबरदस्ती लोग आते हैं, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो एटीट्यूड बनाना भी और अपनी एक सेल्फ इमेज के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो मैं उसको उसमें जो है उनको गलत नहीं मानूंगा। वो बिल्कुल अच्छे एक ट्रैक पे हैं और काफी आगे जा भी रहे हैं वो। तो एटीट्यूड तो मैं कहूंगा कि बंदे में नहीं था। अगर होगा भी तो एक लेवल के ऊपर होगा। हमारे लिए वो बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल नॉर्मल थे, एकदम इक्वल थे। भाई की तरह हमसे ट्रीट करा, सब कुछ इक्वल था। तो जैसे अभी ईसीएल की जो ट्रॉफी लॉन्च हुई, उसमें मैंने एक चीज रील्स पे देखा काफी, जो एल्विस भाई ने अभी जी वैगन ली है, हाँ। तो होटल के जस्ट सामने वही लगी हुई थी, और उनका जो मतलब रील्स में ऐसा कि उनके जो टीम्स के बंदे हैं, मतलब उनका जो ग्रुप है, उनकी जितनी भी लग्जरी गाड़ी थी सिर्फ वही उस पार्किंग में होटल के जस्ट सामने लगी हुई थी। इसके पीछे कुछ कहना चाहोगे? देखो सिस्टम है उसका बंदे का, तो यही है। बाकी सबका था, बट हाँ उन्होंने करंटली रिसेंटली वो गाड़ी ली है, और शायद लॉन्च भी पहले हुई है इंडिया में, आई हाँ, थिंक। फर्स्ट मुझे तो एल्विस लग रहा भाई है। नहीं लिए वो। तो हर किसी को लगता है कि यार मैं वो देखूं जो इंडिया में आई है पहली बार, और किस बंदे ने लिया। हर किसी का जो है अट्रैक्शन जाता जरूर है, और वो एल्विस भाई ने लिया है तो जरूर यार। नॉर्मली उनकी फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी है कि हर कोई चाहता है कि उनको देखें।
उनके साथ फोटो क्लिक कराएं, उनकी गाड़ी के साथ कराएं। इतनी किसी नॉर्मली लोग की पिक अच्छी वायरल नहीं होती है जितनी उनकी गाड़ी के साथ हो जाती है। अच्छा। तो भाई ACL की बात को भी थोड़ा सा हम साइड करते हैं, वापस आएंगे। आप की जर्नी पे थोड़ा चलते हैं। आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई क्रिकेट में? हाँ, तो उसके बारे में आप मेरे को बताओ। मैं बिल्कुल जब हम आई थिंक 3rd या 4th क्लास में होंगे, जी तो हमारे भाई थे कपिल, हमारी बुआ के लड़के हैं, तो वो जी। क्रिकेट खेलते थे। तो हमें भी थोड़ा सा जब उनको देखते थे तो लगता था कि यार क्यों ना हमें भी खेला जाए। ओके तो मैं उनको प्रैक्टिस कराता था। वो बहुत अच्छे खेलते थे और शायद अगर आज उनको कुछ अच्छी फैसिलिटीज मिलती है तो अच्छी जगह पे वो खेल रहे होते, बट ओके अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खेले हैं। उनके बाद हमने देख के उनसे सीखा, उनसे बात करते थे और उन्होंने 1-2 चीजें हमें बताई, तो फिर हमने वहां पे धीरे धीरे अपने घर पे प्रैक्टिस स्टार्ट करी। फिर हमारे साथ क्या था, 4th या 5th क्लास में ऐसा था कि मेरा एक दोस्त था विपिन खारी, जी हम दोनों जो है क्रिकेट खेलते थे। हमारा एक सरकारी स्कूल था, तो वहां पे जैसे आप देखोगे गांव के लड़के जी क्रिकेट खेलते थे साथ में। वहां से हमने धीरे धीरे स्टार्ट करा। फिर हमारे ही गांव की एक बड़ी टीम थी। ओके हाँ, तो क्या था कि वहां पे जो है लोग खेलने के लिए जाते थे, हम लोग जाते थे, मैं और विपिन। जी। तो हमें क्या सिर्फ फील्डिंग कराते थे। अच्छा हाँ, हमें बैटिंग नहीं देते थे वहां पे। ठीक है। हमें सिर्फ फील्डिंग कराई और हम अपने शाम को घर वापस आ जाते थे। ओके आजकल के ये नहीं करते हैं। तो जब ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, किसी किसी दिन ऐसा होता था कि हमारी बैटिंग आनी स्टार्ट हो गई। ओके धीरे धीरे। हाँ, फिर हमने क्या है कि हम थोड़ा सा खेलते थे, जी थोड़ा उनके साथ खेलते खेलते सीखना स्टार्ट कर दिया। कुछ मैचेस में हमने जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करनी स्टार्ट कर दी थी वहां पे। ठीक है। धीरे धीरे वहां पे हमने जो है अपना, अभी हम 7वें 8वें डाउन बैटिंग करते थे, फिर हम 3रे 4थे पे स्टार्ट हो गए वहां। अच्छा नंबर्स जो है नीचे आने लगे मतलब। हाँ, हाँ वो बढ़ने लगी हमारी रैंकिंग, जो एक तरीके से वो ऊपर जाने लग गई। हाँ मतलब 8 से आप 3 पे आने लगे। हाँ, तो हम वहां धीरे धीरे बैटिंग करने लगे। तो जो बड़ी वाली टीम थी, हमने अपनी एक टीम बनाई और उनसे मैच रखना स्टार्ट कर दिया। आपने एक अपना छोटा सा एक अलग ग्रुप बना के और बड़े ग्रुप से मैच रखना 1 by स्टार्ट 1 हो गया। हाँ, मैच रखना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें क्या है, मैं बॉलिंग करता था, विपिन खारी सिर्फ बैटिंग करता है या कीपिंग करता था। ओके तो मैं बॉलिंग और बैटिंग दोनों करता था। जी तो हम दोनों ने क्या करा, अपने तालमेल बिठा के उन टीमों को टक्कर देना स्टार्ट कर दिया। जी एक तो हमारा ये सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था, गांव की गली से हमारा जो है खेलना स्टार्ट हुआ। फिर एक दिन ऐसा हुआ था, मैं आई थिंक 7th या 8th क्लास में था, तो एक हमारे सचिन चेची हैं, अगर आपने देखा हो पवन चेची के साथ रहते हैं। हाँ हाँ वो क्रिकेट खेलते थे। तो उनकी एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई हुई थी। ठीक है। तो वो तब जो है दिल्ली से 19 खेले थे। उनकी एक कटिंग अंडर 19 बिल्कुल, हाँ जी, अंडर 19। तो वहां पे जब हमने देखा, उनकी कटिंग देखी, तो मैंने घर वालों से जिद करी कि मैं भी जो है क्रिकेट खेलूंगा। जी तो मेरे पापा जो है, हम पापा को चाचा बोलते हैं। हाँ चाचा बोलते हैं, हमारे यहाँ भी है हाँ, ये हम चीज़। चाचा बोलते हैं। तो चाचा ने जो है मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं खेलेंगे, बस पढ़ो। लेकिन जिद थी, क्योंकि उसके चक्कर में बहुत पिटाई भी खाते थे। सुबह जाते थे, शाम को आते थे, फिर पिटाई खाते थे। अब धीरे धीरे वो शौक ज्यादा चढ़ गया। तो मेरे अंकल हैं, उन्होंने बोला कि चलो इसको जाने दो, खेलते हैं। चाचा आपके? हाँ, ओके। छोटे वाले, पापा से छोटे वाले जो होते हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, चले जाते हैं। तो मम्मी से मैंने पैसे लिए एडमिशन के, और हम जाके वहां पे एडमिशन कराए क्रिकेट एकेडमी में? क्रिकेट एकेडमी। हमारे कोच थे मनीष गिरी सर। जी मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हाँ जरूर। मैंने उस बंदे जैसा कोच नहीं देखा, और उनको इतनी नॉलेज है ना, मैं किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ कि उतनी नॉलेज किसी बंदे को नहीं होगी, आई थिंक, जो मुझे लगता है। ओके तो हमने वहां धीरे धीरे स्टार्ट करा। हमारे एक सबसे जो बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू था हमारे लिए, जो हमारी जर्नी में था, कि हमारे जो सीनियर्स थे वो बहुत अच्छे थे। जी सीनियर्स हमारे बहुत ही अच्छे थे। तो सीनियर्स का हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा एक रोल रहा है, जी जिससे कि हम एक अच्छा डिसिप्लिन फॉलो कर पाए जी और हम अच्छा क्रिकेट खेल पाए। बस थोड़ा सा अगर हम लैग करेंगे, तो जो हमारी जो हम जो नहीं खेल पाए, वो ऐसा हुआ था कि कुछ इंसिडेंट हो गया था और हमारी एकेडमी जो है वहां से खत्म हो गई थी। छोड़ दी मतलब? हाँ, वो एकेडमी हमारी बिल्कुल वहां से जो है स्कूल में चलती थी, सेंट जोसेफ में। ओके तो वहां से हमारी वो एकेडमी जो है खत्म हो गई अच्छा थी। बंद हो गई मतलब? बंद हो गई थी वो, ओके किसी कारणवश कुछ हुआ था ऐसा।
तो वो वहां से बंद होने के बाद हमें जो है प्रॉपर सेटअप नहीं मिला और ना हम प्रैक्टिस कर पाए वहां पे। मतलब आपका क्रिकेट का जो पाथ था, हम्म। जो ट्रैक पे आप चल रहे थे, वो वहां से जब एकेडमी बंद हुई तो आप उससे भटक गए थोड़ा। बिल्कुल हाँ, क्योंकि हमें इतनी अच्छी ना तो प्रैक्टिस मिलती थी ना मैचेस खेलने को मिलते थे। पहले बहुत ही कम मैचेस खेलने को मिलते थे, महीने में 1 या 2 मैचेस खेलने को मिलते थे, उससे ज्यादा हम मैच नहीं खेल पाते थे, क्योंकि ना तो इतने ग्राउंड थे ना कुछ था, कोई फैसिलिटीज इतनी खास थी नहीं। जी। तो वो जब वहां से बंद हुआ तो उसी के दौरान एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ कि मेरा एक्शन चेंज कराया गया था। अब जब एक्शन चेंज कराया गया तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। एक्शन? हाँ, एक्शन क्या होता है? बॉलिंग अच्छा, एक्शन, जो action। हम एक ठीक बॉलिंग है, नहीं एक्शन। मैं पता है अभी सोच रहा था कि वो सेक्शन तो क्लास का होता है, रियली मतलब मुझे नहीं हाँ, हाँ। तो वो एक्शन जो है मेरा वहां से चेंज करा दिया गया। अब जब भी कभी भी आप अलाइनमेंट या अपना एक्शन चेंज करते हो तो उसमें काफी टाइम लगता है, आप उसको फिर से अच्छा कर हाँ, पाओ। उसको ग्रैब करने में। हाँ, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो उसी दौरान हमारे साथ थे, हमारे मनीष गिरी सर के में ही वहीं पे कोचिंग करते थे विपिन गिरी। जी तो हमारे साथ थे विपिन गिरी। जी। तो वो LNIP से कोर्स करके आए थे और मनीष गिरी सर जो है कभी कभार नहीं आ पाते थे, तो वो उनके एब्सेंस में वहां पे होते थे। ओके। तो मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं इन बंदों ने जो मुझे हेल्प करी वो अच्छी थी। उसके बाद जब हमारी एकेडमी वहां से खत्म हो गई थी तो एक स्कूल था गाजियाबाद की तरफ, तो मैं वहां से अकेला अपने नोएडा से गाजियाबाद प्रैक्टिस करने जाता था। कहाँ पे? मुझे स्कूल का नाम शायद मयूर था या कुछ था, गाजियाबाद की तरफ में। ओके। तो वहां पे मैं एकेडमी करने जाता था उनके पास, और जो मेरा एक्शन का इम्प्रूवमेंट हुआ था, हमें लगे थे कम से कम 6 महीने उस एक्शन को पकड़ने में, उस पे काम करने में। प्रॉपर 6 महीने हमने सिर्फ एक्शन पे काम करा था। ओके। हाँ, तो वहां पे जब हमने 6 महीने काम करा तो मैं एक्शन को बिल्कुल अपने आप को, अभी भी मुझे नहीं पता कि मेरा एक्शन कैसा था, लेकिन मैं जब उसको डेली बेसिस पे करता रहा, उन्होंने मेरे ऊपर काम करा, बेसिक्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं, उन पे काम कराया मुझे। उसके बाद से मैं थोड़ा सा अपने आप को एक जो होता है कि एक रिदम में लेके आना स्टार्ट हुआ था वहां पे। और अगर बात करी जाए, सब लोग बहुत पूछते हैं कि हम जैसे ट्रायल का भी अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि हमने ट्रायल या हमने कोशिश नहीं करी थी, कोशिश करी थी 1-2 बार, वैसे भी करी थी जैसे सब लोग करते हैं नॉर्मली। बट ऐसा हुआ था कि सामने वाले से जो है हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं। ओके। हाँ, तो ट्रायल जब हम देने भी जाते थे तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता नहीं था। तो वहां से फिर हमने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपने आप को सिर्फ और अच्छे करने के बारे में ही सोचा था। तो अंकित भाई, जैसे आपने अभी बताया कि आपने काफी सारे ट्रायल्स दिए, तो क्रिकेट क्या खाली अमीरों का गेम है या गरीब लोग भी इसे अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल, ये काफी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो मैं बिल्कुल इस बारे में बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि गरीब लोग क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं या सिर्फ अमीर के जो लड़के हैं वो ही क्रिकेट खेलेंगे। गरीब वाले जो हैं मेहनत करके ऊपर आते हैं और वो बहुत ऊपर जाते हैं। अमीर वाले, मैं ये नहीं कहूंगा एक जगह रुक जाते हैं, लेकिन जो मेहनती होते हैं वो भी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, बस इसमें अगर दिक्कत आती है तो थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि जैसे आप मैचेस खेलने अगर हमें कहीं जाना होता है तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है कि यार मैं गाड़ी से जाऊं या बस से ट्रेवल करना पड़ता है। अगर वो ट्रेवल कर सकते हैं या वो जिंदगी वो वहां पे जाके जी सकते हैं, जी। अफोर्ड कर सकते हैं अपने आप को या अपनी लाइफ के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो अच्छा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, गरीब भी क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, बस ये है कभी कभार हमें जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आ चुका है आज की डेट में कि हर किसी को जो है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इनको चाहिए होता है, जिससे कि शायद इनका एक लॉबी बन चुकी है या कुछ भी कह सकते हो आप। तो मैं जरूर ये बोलूंगा कि हाँ, थोड़ा पैसा भी बहुत जरूरी है आपको अच्छा बनाने के लिए भी और ऊपर खेलने के लिए भी। तो मेहनत और पैसा चाहिए। बिल्कुल, दोनों चीजें आपके पास होना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन इसमें एक जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है वो होता है लक। आप दो तरीके से क्रिकेट खेल सकते हो, एक तो या तो आपकी मेहनत हो और प्लस पैसा हो, दूसरा आपका कोई माई गॉड हो। ओके। हाँ, कि जिससे कि आपका जो भगवान है, आपको कोई देखे, अच्छा क्रिकेटर हो या कोई अच्छा कोच हो जो आपको उठाए और आपको लेके जाए कि आपके अंदर कुछ है, मुझे लगा है और मैं आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह मैं देखना चाहूंगा कि आप मुझे दिखाओ कि क्या सच में जो मेरा डिसीजन था वो करेक्ट था या नहीं।
मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप कह रहे हो कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पे कोच की नजर जाए तो बिल्कुल। वो आपको एक पुश दे सके, आगे पहुंचा सके। कोच का और किसी प्लेयर का आपके साथ होना बहुत जरूरी होता है। अंकित भाई, जैसे आपने बताया कि काफी एक्सपेंसिव गेम है, जैसे ट्रैवल वगैरह है और भी जो तो और भी जो चीजें हैं, तो कुछ ऐसा है कि प्रैक्टिस के साथ जो मिडिल क्लास जो भी लड़के हैं कि प्रैक्टिस के साथ अपनी साइड अर्निंग भी कुछ कर सकें, कुछ ऐसा होता है? हाँ देखो, जब आप क्रिकेट खेलते हो, जैसे बैट्समैन है, उसके बैट के खर्चे हो गए, उसके पैड के खर्चे हो गए, तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आज की डेट में क्या हो गया है, कॉर्पोरेट क्रिकेट के आने से जो है, हमारे जो बच्चे हैं, जो अगर आप देखोगे एकेडमीज करते हैं, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल चुके हैं। वो इस ऐसे भी हैं कि जब आप अच्छे होते हो, अच्छे प्लेयर होते हो, तो जो टीम होती है वो आपको मैच फीस देती है। जी। जब आप मैच खेलते हो उनकी तरफ से, तो वो कुछ मैच फीस देते हैं, कुछ अमाउंट होता है। वो हर किसी का जैसे जैसे आप खेलते हो अकॉर्डिंग उसके जो है आपको पैसे मिलते हैं। एक तो ये हो गया है। दूसरा, अगर आप अच्छे नहीं हो लेकिन आपको नॉलेज है क्रिकेट की, तो आप जो है एम्पायरिंग करके भी जो है अपनी एकेडमी की फीस और अपने जो नॉर्मली आपके खर्चे हैं, वो भी आप उसमें जो है अच्छे से अपना क्रिकेट जो आपकी लाइफ है वो इजिली आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई जो पेरेंट्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जी। तो और दूसरी बात, हर कोई बंदा जो है क्रिकेट खेलना चाहता है, लेकिन उसके साथ आप जॉब कर नहीं सकते हो, क्योंकि ये पार्ट टाइम नहीं है। क्रिकेट को आपको फुल टाइम देना होता है, कम से कम मिनिमम मिनिमम 3 से 4 घंटे आपको देने पड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए। तभी आप जाके कुछ ना कुछ आप अचीव कर सकते हो, अदरवाइज बहुत कम टाइम होता है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे आजकल ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट अकेडमी करते हैं या 2 घंटे करते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बड़े प्लेयर बन जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मेहनत चाहिए, फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब के साथ साथ आपकी अर्निंग भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप सैटरडे संडेज जो होते हैं आजकल, उसमें मोस्टली स्कूल बंद भी होते हैं, तो उनका लॉस भी नहीं होता है पढ़ाई से लेके, और वो एम्पायरिंग कर सकते हैं, मैच खेल के भी जो है अर्न कर सकते हैं। अंकित भाई, आप मेरे को ये बताओ, जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं जो 12th तक अपने बच्चों को कुछ किसी भी गेम्स में नहीं जाने देते, क्रिकेट या अदर्स गेम में भी। तो अगर वो जैसे 12th पास आउट होते हैं तो एज ना अप्रोक्स वही 18-19 के 18 करीब हो 19 साल जाती की हो है। जाती है। तो उसके बाद ये डिसीजन लेना ठीक है कि वो लाइफ में मतलब फुल टाइम क्रिकेट खेले हैं क्या? देखो, वैसे तो काफी दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एकदम से आप अगर आप 18 19 साल के हो, तो आपकी 70% जो है क्रिकेट निकल चुकी होती है। वो क्यों, उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि सबसे जो पहला जो ट्रायल होता है हमारे यहाँ पे अंडर 14 होता है। ओके। अब अगर आप 14 खेलने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 साल मेहनत करनी पड़ती है, जब आप जाके कहीं अंडर 14 के लिए एलिजिबल होते हो कि आप अच्छा गेम दिखा सकते हो। अंडर 14 की बात आती है हमारी अंडर 16। अंडर 16 जब आप खेलते हो, तो वो एक सबसे बेस्ट एज होती है और बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है किसी भी बच्चे के लिए। अगर वो बच्चा उस प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज करता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर बहुत ही ऊपर लेवल पे दिखता है। अब जब 16 होता है, तो उसके बाद आती है 19। आपने देखा होगा, काफी लोग आजकल जो है हमारे प्लेयर्स हैं, स्पेशली आजकल नए प्लेयर्स हैं, शुभमन गिल हो गए, काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। जी। और अगर आपने देखा होगा अभिषेक शर्मा को, जी। ये सारे जो है 19 से आए हुए हैं। ओके। शिवम मावी थे एक हमारे, तो ये जो है सारे 19 से निकले हुए हैं। अब 19 की क्रिकेट इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, चाहे वो आईपीएल हो चाहे इंडिया हो। अगर आपने वहां परफॉर्म करा है, तो आप सीधे डायरेक्ट आपके लिए कॉल होती है। ओके। अब आपकी अंडर 16 हो गई, 14 हो गई, 16 हो गई, 19 हो गई। अब आप जब 19 साल के हो चुके हो, तो आपकी तीन जो एज कैटेगरीज हैं वो आपकी खत्म हो चुकी हैं ऑलरेडी। हाँ, 70%। 70% आपकी क्रिकेट डन। अब बचती है हमारी अंडर 23। अब आप जो इलिजिबल हो गए, वो अंडर 23 के लिए इलिजिबल हो गए। फिर उसके बाद आती है रणजी ट्रॉफी। ओके। हाँ, तो वो काफी जो है एकदम बिल्कुल आप डायरेक्ट जब जाते हो, तो उसके लिए आप बिल्कुल जो आपके 14 16 19 वाले जो बच्चे हैं, उनसे आपको बहुत ही ऊपर और अलग दिखना पड़ेगा। तो अगर आप उस लेवल की मेहनत और उस लेवल का गेम अपने अंदर लेके आ सकते हो, तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल जो है अपनी क्रिकेट लाइफ को एंजॉय कर सकते हो और खेल सकते हो। इस बीच में मैं एक बात और जरूर बोलना चाहूंगा जी। कि कोई भी काम हो, चाहे हम ये पॉडकास्ट भी कर रहे हो, जी। किसी भी काम को जो है आप एंजॉय करो। तो जब आप एंजॉय करते हो ना, तो आप उसको अच्छे से चीजों को कर सकते हो।
लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेते हो या ये सोचते हो कि शायद पता नहीं क्या होगा, कि हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आप सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाते हो। जितना आप एंजॉय करोगे उतना अच्छा आप आगे जाते हो। ओके। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब ये है कि जो 19 से खेलेंगे तो उनको अपने एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, बिल्कुल। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू 14-16 की जो है, क्योंकि उनके पास देखा जाए तो एज कैटेगरी में बहुत कम टाइम बचेगा, बिल्कुल। क्योंकि 23 बचता है हाँ, ना। 123 बचती है सीधी। हाँ, जैसे आपने अभी बताया सुमन गिल के 19 से सिलेक्शन होके सीधा टीम इंडिया के लिए, तो बहुत रेयर चांस बचते हैं। हाँ। तो मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है घर वालों से कि जो भी बच्चा, अगर आपको लगता है कि उसके अंदर स्किल्स हैं, वो खेलना चाहता है, अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो उसको आप ना समय से ही खेलने दें। मतलब एज कैटेगरी लगभग 10-11 साल से लगा दें हाँ, खेलने पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो है आने वाले जो उसका एज होगी उसमें वो एक अच्छा प्लेयर बन सकेगा। बिल्कुल राइट। ये तो अभी जो आपने बताया 19 साल के जो एज के हैं उनके लिए बताया, पर आप मेरे को ये बताओ कि परफेक्ट एज क्या है क्रिकेट में आने की, जिससे एक अच्छा प्लेयर बन सके कोई। देखो, हर बच्चे की एक अलग कैचिंग पावर होती है, ओके। अगर हम नॉर्मली देखें। बट हम चाहते हैं कि वो फिजिकली अच्छा हो। तो मेरा जो बेस्ट है, जो मुझे लगता है, जो हम अकेडमी आजकल रन भी कर रहे हैं, तो 6 से 7 साल के बच्चे को आप नॉर्मली एडमिशन करा सकते हो। ओके। हाँ, उससे क्या है कि उनका जो है एक मेंटली जो होता है, उनको मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए, फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए हमें काफी टाइम मिल जाता है। जी। नॉर्मली बच्चे आजकल कुछ ज्यादा करते नहीं है, गेम्स खेलते हैं, उसमें उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, हाँ, फोन में लगे फोन रहते में हैं। लगे रहते हैं पूरे दिन। तो इससे अच्छा है कि आप उनको ग्राउंड भेज दीजिए। जब आप वो ग्राउंड भेजोगे तो वो आप फिजिकली और मेंटली दोनों फिट होंगे, क्योंकि गेम खेल के तो कुछ होना है नहीं। जी। हाँ, यूट्यूबर और वो सब आप बन सकते हो, ऐसा नहीं है, बट हाँ, उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं मेंटली फिट होना बहुत जरूरी हो मेंटली जाता फिट है। होना बहुत जरूरी है। हाँ। और ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर बनना इतना इजी है। हाँ, बिल्कुल। जितने भी आज के टाइम में यूट्यूबर हैं, जैसे अलविश यादव मान लो, हाँ। अमित बढ़ाना, हम्म। और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बड़े बड़े, उनका अगर आप जो उनके एज फैक्टर मतलब वो देखोगे ना, यूट्यूब के जो उनकी एज टाइम है रही है, उनका, टाइम जो बिल्कुल रहा है, बिल्कुल। टाइम तो उन्होंने भी लगभग 6-7 साल दिए हैं। उसके बाद आज जाके इन सब लोगों का नाम हुआ है 1-2 साल से, मतलब जो हाँ, हाइप है। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब को भी ना टाइम देना पड़ता है बहुत ज्यादा। टाइम तो देना पड़ेगा, तभी आपका कुछ होगा। हाँ, तो जिन किसी बच्चों को ये लग रहा है कि भाई यूट्यूबर बनना या सोशल इन्फ्लुएंसर बनना, सोशल मीडिया इतना इजी है, तो भाई वो भी इतना इजी नहीं है, सब चीज़ को टाइम देना पड़ता है। तो आप अपने अंदर जो भी आपकी स्किल्स हैं उनको आप देखो और उन पे आप वर्क करो। बिल्कुल। जी भाई। बच्चे जो है इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी होंगे। अब आप मेरे को ये बताओ कि आपने कहाँ तक क्रिकेट खेला है, किस लेवल बिल्कुल, तक? मैं बताना चाहूंगा। मैं एक बार क्या था, हमारे ट्रायल्स होते हैं, जी। तो अंडर 16 के ट्रायल्स हुए थे हमारे, जो है नोएडा में हमारे सेंट जोसेफ स्कूल में होते थे। तो जब हम वहां से क्लियर करने के बाद हम कानपुर जाते थे। कानपुर। कानपुर जाते थे। ओके। हाँ, तो वहां पे क्या होता है, नॉर्मली 3 राउंड होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो 3 राउंड जब होते हैं वहां पे, उनमें से जो है करीबन करीबन आपके 900 से 1000 बच्चे होते हैं वहां पे, ओके, उन 3 राउंड में। उन 3 राउंड में। ठीक है। उसमें जो है सेलेक्टेड होते हैं लास्ट राउंड के लिए 160 समथिंग बच्चे होते हैं। ठीक है। वहां से जो है बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं। तो एक तो सबसे पहला जो मेरा था, मेरी अगर एक स्टेज मानूं मैं उसको, तो वो 160 बच्चे में जो है हमने मैचेस खेले थे। सबसे पहले मेरा ये था। दूसरी चीज अगर मैं बोलूं तो मैं स्टेट अभी खेला नहीं, मैं खेला नहीं हूँ, स्टेट नहीं खेला हूं मैं। ओके। बट हाँ, नॉर्मली जो अब चैलेंजिंग क्रिकेट है वो बहुत खेला हूँ। दूसरा मेरा यूनिवर्सिटी लेवल एक क्रिकेट होती है, तो मैंने वो खेला था। मैंने यूनिवर्सिटी खेलने के बाद मेरा FCI होती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगर आपने देखा होगा, उसमें उमंग शर्मा, ऋषि धवन, पुलकित नारंग, काफी जो है रणजी ट्रॉफी प्लेयर जो है दिल्ली के, वो खेलते थे। तो हमने उनके साथ जो है क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा था। तो वो स्टाइफंड होता है, या तो यूनिवर्सिटी खेला हो बंदा, या इंडिया या स्टेट खेला हो, तब आपका जो है उसमें स्टाइफंड होता था। और वो 23 साल तक का जो है कंटिन्यू रहता है। तो मेरा 1 साल रहा था, उसके बाद जो है 23 साल का मैं हो चुका था, तो वो खत्म हो गया था। तो मेरा यूनिवर्सिटी, जोनल यूनिवर्सिटी और ये स्टाइफंड मेरा रहा है। और बाकी मैंने जो कॉम्पिटिटिव, अगर आप टूर्नामेंट्स वगैरह जितने हैं
वो मैं उनमें नॉर्मली अभी भी पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। तो अंकित भाई, कभी आपने टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ प्रैक्टिस की है, या उनके साथ कैसे किसी प्लेयर्स के साथ अच्छे बाउंड्स रही हैं आपके? हाँ, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि हमारे एक परविंदर रवाना है, तो काफी मतलब उनसे बातचीत होती भी रहती है और उन्होंने मुझे सपोर्ट भी करा था। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया भी था कि मेरा स्टाइफेंड हुआ था, तो उनमें उनका जो एक होता है, एक रोल प्ले करते हैं, तो उन्होंने मेरे लिए थोड़ा सा, जो हमारे राजेंद्र बिष्ट भैया हैं, उनको बोला भी था। फिर उन्होंने मुझे देखा, उसके बाद मेरा स्टाइफेंड हुआ था। उनके साथ मैंने प्रैक्टिस करी थी वहां पे, और बीच बीच में भी जो है वो मेरे अपने जो हमारे ग्राउंड है उन पे भी आते रहते हैं और उनसे हम मिलते भी रहते हैं। तो अंकित भाई, मैं ना आपसे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ क्रिकेट से रिलेटेड, जिसके पीछे लोग अपने सर्वर फोड़ लेते हैं आपस में, हाँ। और लत्ते उत्ते फट जाते हैं। वो है गली क्रिकेट जो होती है, तो हाँ। ऑन द लाइन वाइट होती है या राइट होती है? देखो, ये होता है चीटिंग करने वाला कौन अच्छा है। अगर जो बॉलर है वो ज्यादा अच्छा है या उसमें ज्यादा पावर है, अच्छा। तो ऑन द लाइन जो है वो वाइट बॉल दी जाएगी। और अगर बैट्समैन ज्यादा अच्छा है हाँ, तो वो नॉट वाइट दी, मतलब बॉलर की वो मानेगा नहीं, और बैट्समैन जो है अपनी वहां पे चलाएगा अगर वो ज्यादा ताकतवर है तो। मतलब कुल मिला के जिसकी लाठी उसका घास। बिल्कुल। तो वहां पे जो है गली क्रिकेट में यही जो चलता है। ओके। और वो जो ईंट रख के जो स्टंप आउट, उसका क्या सीन है, मतलब उसकी अच्छा, हाइट हाँ, वाइट का? ये हमारे एक एक बहुत बड़ा अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे गांव के ना दो भाई हैं, जितेंद्र है और एक विजेंद्र, उनको हम गुल्ला बोलते हैं। ठीक है। ठीक है जी। तो हमारे वो दो भाई थे। जी। तो जैसे हम नॉर्मली बॉल डालते थे, मैच खेलते थे, तो जो गुल्ला की और जितेंद्र, दोनों भाइयों की आदत थी कि आगे बढ़ के वो जो है शॉट खेलते थे। ठीक है। ठीक है जी। अब एक दिन क्या हुआ, जितेंद्र जो है बैटिंग कर रहा था, गुल्ला जो है वहां पे कीपिंग कर रहा था। ठीक है। ठीक है जी। अब जैसे कि वो खेल रहे हैं, हमने किसी ने बॉल डाली, जितेंद्र ने आगे बढ़ के शॉट खेलना चाहा, लेकिन वो जो है उससे मिस हो गई और गुल्ला ने पकड़ के उसको स्टंप आउट कर दिया। ठीक है। अब दोनों की माँ एक है। हाँ। तो क्या हुआ, वहां पे जो है दोनों की आपस में बहस होने लगी। माँ कसम, माँ कसम। माँ कसम वाली। अच्छा। कि नहीं, माँ कसम आउट है। तो अब बताओ, अब ऐसा वाला इंसिडेंट हुआ, तो अब इसमें क्या है कि बड़े वाले की हमें सुननी पड़ी। ठीक है। फिर जो बड़ा वाला है वो मानता नहीं था। अच्छा। लेकिन वो हमारा गांव का बढ़िया, सबसे अगर हम बोले तो वो सबसे पहले जो हमारा प्लेयर था गांव का, अच्छा जो है वो हमारा वो था। और एक चीज और बताता हूँ आपको, हमारे गांव में, हमारा गांव है एक छोटा सा, 30 से 35 घर होंगे हमारे वहां पे। कौन सा गाँव है आपका? हमारा गांव गढ़ी सैदरा है, सेक्टर ग्रेटर नोएडा। 143। हाँ जी। जी। तो हमारे जो गांव के जो सबसे अच्छे खेलते थे, सबसे पहले हाथ घुमा के बॉलिंग सीखना एक गांव में बहुत बड़ा टास्क होता था। जी, नहीं तो भट्टा ही डालेंगे ऐसे करके। भट्टा फेंकते थे सब। तो उसमें एक गुल्ला जो है हमारा सबसे तेज बॉल फेंकता था। वो अच्छा। फेंकते, नॉर्मली बोलते थे स्लो फेंकने के लिए, लेकिन उसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ती चली जाती थी। अच्छा, एक बात और, हमारे गांव में मतलब पहले सब नॉर्मली भट्टा बॉल फेंकते थे, गांव में हाँ, ऐसा कोई भट्टा। नहीं था हाथ घुमा के घुमा कोई ही बॉल जाएगी। फेंक रहा है। तो हमारे गांव में था एक अमित और सुमित, दो भाई थे। दो और भाई थे, अमित दो, सुमित। हाँ, अमित सुमित, मतलब जो हमारे क्रिकेट खेलते थे साथ में। जी। तो अमित और सुमित थे। तो ये क्या है, माँ मान के जाते थे। पहले ऐसा हो रहा ना, बहुत से माँ मान के जाके हाँ, हाँ। वहां जाके रुक के आते थे। तो वो दिल्ली में रहते थे शायद। ठीक तो है। वहां पे ये जो है हाथ घुमा के बॉल सीख के आए। ओके। अब अमित का हाथ जो है वो टूटा हुआ था थोड़ा सा। जी। तो जब वो बॉल फेंकते थे, जैसे आपने देखा लेग स्पिन फेंकता था वो। जी। ठीक है जी। तो बहुत ज्यादा वाइड डालता था, बहुत ही ज्यादा। अच्छा। हमने उसका नाम रख दिया लहक। 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 तो हम उसको बोलते थे लहक। ठीक है। ठीक है जी। तो हमारे गांव में सबसे पहले उसने बॉल सीखी, हाथ घुमाई जो है, लहक भाई ने। लहक भाई ने। लहक भाई हमारे अमित भाई। ठीक ठीक है। जी, अमित भाई। अमित और सुमित दोनों ने सीखी, फिर धीरे धीरे हमने सीखी, फिर एक दो और है उन्होंने सीखी। जी। तो ऐसे जो है हमारे कुछ गांव के ऐसे फनी मोमेंट्स रहे हैं हमारे साथ। अच्छा। हाँ, जिसमें मजा आता था और पूरा पूरा दिन खेलते रहते। तो ये गली क्रिकेट है आपकी। हाँ जी, हाँ। तो अंकित भाई, आप मेरे को ये बताओ कि क्रिकेट में आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज क्या लगती है, जैसे बैटिंग, बॉलिंग, या फील्डिंग, या फिर एम्पायरिंग? देखो, बैटिंग बॉलिंग तो हम करते रहते हैं, फील्डिंग भी करते रहते हैं। जी। कभी कभार जब एम्पायरिंग करने का मौका मिलता है, तो ऐसा होता है कि एलबीडब्ल्यू जब आप आउट देते हो, जी। तो सामने वाले को लगता है कि मैं आउट नहीं हूँ। ओके। तो जो मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा वो लगा एम्पायरिंग। अच्छा। क्योंकि बिल्कुल थैंकलेस जॉब है ये।
इसमें हाँ। आपको कभी भी कोई भी जो है क्रेडिट जाना, बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपको क्रेडिट देते हैं। तो एम्पायरिंग मुझे लगा सबसे टफ जॉब है। ओके। अंकित भाई, जैसे आपने बताया कि मतलब सबसे जो टफ है वो एम्पायरिंग है, तो आपका जो ये सफर है, जर्नी जो है, इसमें आप पहले क्रिकेटर थे पर अभी आप एक कोच भी हो साथ में। तो क्रिकेटर से कोच तक का ये जो सफर है, जर्नी, ये क्या है? मैंने जो प्रोफेशनली, जब हम बिल्कुल एकेडमी करते थे, तो हमने करीबन 2009 से लेके और करीबन करीबन 2016-17 तक बिल्कुल एकेडमी एकदम बढ़िया रन करी थी। और मतलब हम एकेडमी जाते थे तो थोड़ा जी रेगुलर बेसिस पे, जैसे मैंने पिछली बार बताया भी था कि जी कुछ कारण की वजह से हमारी एकेडमी जो है रन नहीं कर पाई थी। जी। उसके बाद से हम कभी सेटअप बिल्कुल प्रॉपर हम सेट नहीं हो पाए थे ओके। किसी भी एकेडमीज में। तो जब एकेडमी में सेट नहीं हो पाए, फिर हम मैचेस खेलते थे, तो एक मेरा जो फैक्टर था, सबसे बड़ा फैक्टर था, वो एज वाला फैक्टर बहुत बड़ा मेरा हो गया था। जैसे अब अगर आप देखोगे तो नॉर्मली लोग नवंबर या अक्टूबर के बाद जो है डेट ऑफ बर्थ होता है क्रिकेटर्स की, अगर आप देखोगे तो। ओके। हाँ, डेट ऑफ बर्थ देखोगे तो अक्टूबर नवंबर वाला बर्थ ज्यादातर मिलेगा आपको। मतलब ऐसा क्या ये एडिटेड रहता है या कि सब नवंबर दिसंबर में तो नहीं हो सकता नहीं, भाई? क्रिकेटर सारे उधर ही बॉर्न होते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर आप बस जनवरी या फरवरी या मार्च में अगर बॉर्न हो गए तो आपका कम से कम एक साल कम हो जाता है। लेकिन अगर आप नवंबर में बॉर्न हो गए, उसका रीजन बताता हूँ। जैसे इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि अगर अंडर 14 है, तो जैसे अभी हमारा 2025 चल रहा है, तो उसके लिए रखेंगे ये करीबन करीबन 2010। ठीक है। अगर 4 नवंबर या 1 नवंबर के बाद से जो बॉर्न होगा उसको अंडर 14 काउंट करेंगे। और लेकिन अगर वही बंदा 1 जुलाई को बॉर्न हो रखा होगा और उसका बर्थडे सेम साल में होगा, तो उसको वो अंडर 14 में काउंट नहीं करेंगे। ऐसा एक रूल बनाया हुआ है हमारी क्रिकेट फेडरेशन है वगैरह जो। फेडरेशन ने। तो ज्यादातर जो क्रिकेटर्स होते हैं वो अक्टूबर नवंबर के बाद ही ज्यादातर बॉर्न होते हैं, इस वजह से। अच्छा। हाँ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिस्टम को समझ के चीजें कुछ वैसे। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यार सारे क्रिकेटर्स तो उसी में बॉर्न होने लग जाएंगे, तो फिर तो जैसे ही हमारा बच्चा बॉर्न हुआ तो क्रिकेट में डाल दो और वही क्रिकेटर बनेगा। फिर जब मेरा क्या होता था, मेरा था मतलब अप्रैल में मेरा बर्थडे आता है। ठीक है। तो मेरा सेम, अगर मैं 96 बॉर्न था, तो मेरा क्या होता था कि सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे यही आती थी। अगर मैं 19 के ट्रायल देता था तो 2 साल दे पाता था, 23 के दे पाया तो वो 3 साल दे पाया। तो जब मेरा 23 ओवर हुआ तो मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं यार, अभी जो है काफी हद तक लग नहीं रहा है कि अब वो अचीव कर पाएंगे जो शायद और लोग अचीव कर चुके थे तब तक। तो कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगने लगा था कि यार, मतलब घर से सब कुछ चीजें ठीक हैं, बट एक सेल्फ जो होता है कि यार नहीं, खुद का भी कुछ करना है, तो वो मन करा कुछ करने का। तो मैंने बताया ना, एम्पायरिंग सबसे टफ जॉब है, तो मैंने कुछ दिन वहाँ एम्पायरिंग भी करी थी। ओके। हाँ, तो मैंने 1 या 2 महीने एम्पायरिंग करी थी। फिर उसके बाद मैंने एक एकेडमी थी, वहाँ 3 महीने उनके अंडर काम करा। फिर 3 महीने बाद मैंने एक अपनी एकेडमी ओपन करी। ठीक है। वहां से जो है धीरे धीरे मैं पूरा फुल कोचिंग की तरफ आता गया। और अगर बात करी जाए, मैं कोचिंग जब कर रहा था तो मेरा एक भतीजा है, विनीत। जी। तो जब ये टिकटॉक वगैरह बहुत चलता था, तो मैंने वहां वीडियो पोस्ट करी एक। अच्छा। और जो वीडियो पोस्ट करने का और जो सबसे पहला बंदा है कार्तिक, ठीक है। वो बंदा जो है उसने मुझे वायरल करा था। कार्तिक नाम है उसका। तो मैंने टिकटॉक पे ऐसे ही मजाक मजाक में एम्पायरिंग पे वहां खड़ा हुआ था, कोचिंग कर रहा था, तो मैंने ऐसे ही वीडियो जो है पोस्ट कर दी। और वो टिकटॉक पे अच्छी वायरल होगी। और मेरे उस टाइम फॉलोवर भी ठीक थे, वहां 175 के समथिंग अच्छा। थे, हो चुके थे तब तक। लेकिन कारणवश वो थोड़ा बैन हो गई है, हम्म। तो उस वजह से तो मैं धीरे धीरे जो है प्लेयर से कोचिंग की तरफ पूरा होता चला गया। लेकिन मैंने अभी भी ऐसा नहीं है कि क्रिकेट छोड़ दिया है, क्रिकेट मैं रेगुलर खेलता रहता हूँ। ओके। तो ये आपका एक सफर रहा क्रिकेटर से कोचिंग की तरफ। कोच की तरफ, और एम्पायर वगैरह जो भी आपने हाँ, की चीजें। तो अंकित भाई, अब आप कोच भी बन लिए हो, तो आप ये बताइए कि आपका हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है? मेरा जो हाईएस्ट स्कोर था अभी, मतलब हो गया होगा टाइम, 2 या 3 साल के 2 साल के समथिंग हो गया। तो एक टीम आई थी, तो
उन्होंने 265 रन बनाए थे। अच्छा। तो 265 जब रन बनाए थे तो वो बहुत खुश हो रहे थे कि अब तो हम एक तरफा मैच जीत गए। लेकिन हो गया था थोड़ा उल्टा। अब उसमें क्या था कि मैंने जो है 200 रन बना दिए थे उसमें। अच्छा, हाँ, और हमने करीबन आई थिंक 16 या 17 ओवर में वो टारगेट चेज भी कर दिया था। तो आपने 200 तो आपने ही मार दिए 65 रन टीम के लिए, हाँ? हाँ, 200 रन मैंने मार दिए थे। मैं ओपन गया था तो वहां पे जाके बैट से अच्छी कनेक्ट हो रही थी तो मेरा डबल 100 वहीं पे आया था अरे चेज करते टाइम। भाई, बहुत बड़ा नंबर है ये कि 265 में से 200 माइनस करके 65 65 रन टीम के हैं। टीम के। बिल्कुल। भाई, तो अब डबल सेंचुरी आपने कभी और रिपीट हुआ है या एक ही टाइम वन टाइम हो पाया? नहीं, एक ही बार हुआ है तो। अच्छा, तो आपकी सेंचुरीज कितनी अभी तक कुछ काउंट? मतलब मैं नॉर्मली एज ए बॉलर खेलता हूँ। ओके। हाँ, बैटिंग करता हूँ। ऐसा नहीं है मेरे 7 से 8 सेंचुरीज हैं। बट हाँ, मैचेस जिताने के रिकॉर्ड काफी हैं, ओके, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। बढ़िया। एक मैच में आपने ज्यादा से ज्यादा कितने विकेट लिए? हाँ, मैंने 8 विकेट आउट करी हैं। 8 विकेट? 8 विकेट आउट करी हैं। मतलब यार, एक मैच में 200 रन ले गए, एक मैच में 8 विकेट, 8 मतलब विकेट बहुत ले बड़ा गए। नंबर है 10 आउट हो गए थे, लेकिन हमारे सुंदर भाई हैं, उन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट नहीं माना था। वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए नहीं थे, नहीं तो 9वीं होती है और एक को 10वीं भी मिली जाती फिर। तो मतलब पूरी टीम को ही ऑल आउट करने के पूरी टीम इरादे को थे ऑल क्या? आउट कर देते हैं। हाँ। ये तो मतलब ना मतलब इतिहास में फर्स्ट टाइम किसी बॉलर ने इतने विकेट लिए हाँ, हैं। मतलब डेज में तो हुआ है, लेकिन हाँ, वनडे और T20 में पहली बार होता है। ओके। तो ये जो आपने 8 विकेट ली थी, ये गली क्रिकेट थी या मतलब ये क्या, नहीं नहीं, ये प्रोफेशनल क्रिकेट थी। लीग कॉर्पोरेट वगैरह? क्रिकेट जो होता है, हमारा एक टूर्नामेंट था कॉर्पोरेट, हम कॉर्पोरेट खेल रहे थे उसमें। तो तब मैंने ये 8 आउट करे थे लेदर बॉल से, क्योंकि मेरा स्विंग अच्छा होता है तो ओके। लेदर बॉल से मैंने की, सीजन बॉल से। देखो, ईसीएल जो है ना, एक टेनिस लीग फॉर्मेट है, और देखोगे आप सारे इन्फ्लुएंसर हैं, सारे बड़े बड़े। बट कहीं ना कहीं क्रिकेट भी बहुत अच्छा, एक ऊपर लेवल पे जो है टेनिस वालों के लिए स्पेशली, जो कंटेंट बनाते थे टेनिस का, उनके लिए भी थोड़ा सा, मतलब उनके लिए क्या बोलूँगा कि टेनिस ने जो है क्रिकेट जो है इन्फ्लुएंसर के लिए भी बढ़ा दी है। क्योंकि हर कोई जो है बंदा क्रिकेट खेलता है, जी। ऐसा नहीं है। कोई भी सही, बचपन में हर किसी ने क्रिकेट खेला है। आपने भी, सबने क्रिकेट हाँ खेला हाँ। हुआ है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि यार हर कोई जो है लेदर क्रिकेट नहीं खेलता है। ठीक है। हर कोई डरता है कि यार लग जाएगी या कुछ हो जाएगा। लेकिन जी। जो ईसीएल है उसमें एक तो सबसे बड़ी बात है, टेनिस जो बॉल है वो लाइट वेटेड है, जी। बहुत ही हल्के वेटेड जो है बॉल है। दूसरा, वो लगता नहीं है ना, उससे कोई डर होता है। और ईसीएल ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि हमारे जैसे, आप छोटे इन्फ्लुएंसर हैं जैसे हम लोग हुए, या जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनके साथ मिलने का मौका, एक कोलैबोरेशन देखा जाए कोलैबोरेशन तो। टाइप हो गया, उनके साथ व्लॉगिंग करना, उनसे बात करना। क्योंकि हम पहले सोचते हैं कि यार पता नहीं वो शायद हमसे बात भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बड़ा हाँ। ऐसा लगता था। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि सब जो है एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक फैमिली टाइप होता है। इक्वल कर दिया। हाँ, तो ईसीएल ने जो, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम करा है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं सारे एक साथ इकट्ठे करे हैं, और सबको और खुद को भी मौका दिया है कि वो एक वाइड ऑफ रेंज जाए और वर्ल्ड में अच्छा। तो अंकित भाई, 6 बॉल में 6 रन बनाने बहुत इजी है, पर आपने 11 बॉल में 11 छक्के मारे। ईसीएल की बाउंड्री क्या बहुत छोटी सी है क्या? 500 गज में ही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि बाउंड्री बहुत छोटी है। जो बॉल है ना, सबसे इफेक्ट पड़ता है, आप एक तो विकेट का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, चाहे आप नॉर्मली सीजन बॉल से भी खेल रहे हो, और बॉल का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो सेम जो चीज है वो यहाँ पे भी है। अगर आप देखोगे, जो बॉल होता है वो बहुत ही 65 से 70 ग्राम का बॉल था। ओके। बहुत ही लाइट वेटेड बॉल था, बहुत जान लगा के जो है वो 30 यार्ड की बाउंड्री भी पार करने के लिए, अगर आप, हम तो नॉर्मल है, आपने देखा होगा नितिन चंदीला को भी, हाँ, नितिन चंदीला। है ना? तो देखो उनके बाइसेप्स कितने बड़े बड़े हैं, जी। है ना? लेकिन उनको देखना कि उनको भी कितनी पावर लगानी पड़ रही थी। तो ऐसा नहीं है कि बाउंड्री बहुत ही ज्यादा छोटी थी, कोई भी जाए और वहां सिर्फ टच करे और छक्का हो जाए। उसके लिए पावर चाहिए होता था उस बॉल को ट्रेवल कराने के लिए, क्योंकि बहुत ही हल्का बॉल था और ट्रेवल नहीं करता था। दूसरी बात, वो लोग जो, जैसे आपने देखा होगा टेनिस बॉल को फूकते हैं हाँ हाँ। पेट्रोल डाल के ना, जला देते हैं। तो वो नहीं था, वो बिल्कुल न्यू बॉल आता था,
और जैसा होता था वैसे ही उसको यूज करते हैं। उसमें थोड़ा सा रोया टाइप होता है, हाँ हाँ, तो वो क्या है, बॉल को ट्रेवल ज्यादा करने नहीं देता है। मतलब उसको रफ हाँ, नहीं करने देते प्रॉपरली जैसा। प्रॉपरली जैसा होता है थोड़ा सा वैसे ही रहता है, तो वो ज्यादा ट्रेवल नहीं करता है। जी। तो इस कारण जो है सबको बहुत इजी लग रहा था कि यार बहुत छोटी बाउंड्री है, इसको बड़ी कर दो। ऐसा नहीं है यार, बॉलर्स ने भी बहुत अच्छी अच्छी बॉलिंग करी है और हैट्रिक भी लगी है। छोटे से ग्राउंड में स्पिनर ने जो है हैट्रिक भी लगाई थी उसमें। हाँ, नितिन भाई ने भी 100+ बनाए थे नितिन मे भाई बी। ने जो 100+ बनाए थे, और लखनऊ का एक बैट्समैन आकाश, उसने रन बनाए थे, और हमारी टीम से रन बने थे। तो ज्यादा नहीं, 4 से 5, क्योंकि अगर आप 6 टीम थी और 6 टीम में कुछ नहीं 90 से 95 प्लेयर्स खेले थे। लेकिन जो सेंचुरी आई है वो सिर्फ 5 या 6 सेंचुरीज पूरे टूर्नामेंट में आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे जाए और कोई भी हिट कर दे छक्के। तो इजी नहीं था। ओके। जैसे हम मतलब हमारी टीम ने चेक किया तो आप पहले मैच में नहीं चल पाए थे, तो आपकी जो टीम थी उसने आपको काफी ट्रोल किया, और फिर पता चला हमें सूत्रों से कि आप उस रात सो भी नहीं पाए। और फिर अगले मैच में जो आपने रेल बनाई है, कभी इधर छक्के कभी इधर चौके, उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी या क्या प्लानिंग्स थी आपकी? मैं बताता हूँ, जब ईसीएल स्टार्ट होने वाला था तो हमारी टीम बहुत ही अच्छी थी। विशाल भी था, मैं भी था, 2-3 प्लेयर और थे, पवन भाई थे। तो मतलब बहुत ही टीम स्ट्रांग थी ग्राउंड पे जाने से पहले। जी। जैसे ही हम ग्राउंड पे गए हमने कैचेस छोड़े ठीक है। और उसके बाद हमारी धुलाई स्टार्ट हो गई थी। तो उन्होंने 200 समथिंग रन बनाए थे, नितिन भाई ने जो है 100 बनाई थी। तो वहां पे जब उन्होंने 100 बनाई और जब स्कोर दिख गया हमें लगा हुआ, तो थोड़ा से, अगर आप देखोगे जब भी 200 रन लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है प्रेशर अपने ऊपर आ जाता है। तो सेम चीज हमारे साथ भी हुई थी वहां पे। हम गए थे टारगेट चेज करने, तो जा रहे थे, लेकिन जो एक फ्लो होता है, जो एक माइंड सेट होता है, वो बहुत ही डिफरेंट हो चुका था उस टाइम पे। हम जो है मेरे ख्याल से मैंने एक 6 लगाया, उसके बाद मैं आउट हो गया था। ओके। तो हमारी टीम बहुत ही जल्दी एकदम से कोलैप्स कर गई थी। उसके बाद से जो है पूरी टीम, और कुछ लोगों के मुझे मैसेज भी आए कि आप तो बहुत छक्के मारते हो और आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे जब तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो मैं सीधा वहां से, जब हम मैच खेलने के बाद से मैंने कुछ नहीं खाया। गए वहां पे, पूरे रूम में खूब मजाक मस्ती हुई, सब ट्रोल हुए ठीक ठाक से, अच्छी तरीके से। तो उसके बाद से क्या हुआ, ना तो मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग खाया खाना, ना इवनिंग में खाया था, ना दोपहर में खाया था। हमारा मैच था आई थिंक 5 या 4:30 या 5 बजे मैच था। बेंगलोर से सेकंड मैच था हमारा। जी। तो मैंने कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एकदम नॉर्मली। तो उसके बाद जब मेरी बैटिंग आई और उसके बाद जब मेरे छक्के लगने स्टार्ट हुए, तब जाके मुझे लगा कि हाँ, अब मैं खाना खा सकता हूँ अच्छा। जाके। तो मैंने जो उनकी तुड़ाई करी थी, शायद आई थिंक 10 या 11 पे तो मेरी 50 हो चुकी थी, 10 या 11 बॉल पे। ओके। और 98 रन मैंने बनाए थे, शायद 21 या 22 बॉल मैंने, शायद 21 बॉल में। 21 बॉल मैंने उसमें खेली थी। और एक चीज और उसमें, एक जो देखोगे आप, आई थिंक लास्ट ओवर था, तो मुझे 6 या 10 रन चाहिए थे सेंचुरी बनाने के लिए। तो विशाल आया, विशाल ने छक्का मारा, फिर वो आउट हो गया। फिर पवन भाई आए, पवन भाई ने बॉल खेली थी या क्या हुआ था, तो जैसे छक्का मारा था तो वो मेरे पास आए कि स्ट्राइक देनी है या क्या करना है, तुझे 100 बनाना है या नहीं बनाना। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 100 मैं अगले मैच में बना लूंगा। तुम अपना टीम को जिताने के लिए खेलते हैं, तुम अपना हिट करना, अगर बॉल आती है हिट करने की तो हिट करना, और अगर लगता है कि नहीं हो पाएगी तो सिंगल दे देना, आउट मत होना बस। हाँ हाँ। अब क्या हुआ कि उन्होंने जो है छक्का मार दिया। अच्छा। हाँ, अब छक्का मारने के बाद जो है, अब अगली बॉल थी, अगली बॉल पे जो है वो रन आउट हो गए थे। अच्छा। मैं था आई थिंक 92 पे, ठीक है। तब 92 पे था, तो मेरी स्ट्राइक आ गई थी, लास्ट बॉल थी। अच्छा। हाँ, तो लास्ट बॉल पे मैंने छक्का मार के वो 98 हुआ था मेरा। 2 रन से रह गए। 2 रन से मैं वहां पे, मेरी फास्टेस्ट 100 हो जाती। बट कोई नहीं, कोशिश करते हैं इस बार, अगर
होपफुली अच्छा हो जाए। तो ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, हाँ उसमें सेम ये चीज कोहली के साथ, विराट कोहली के साथ हुआ। हाँ अगर लास्ट बॉल में 4 रन ना लेते तो उनकी 100 पूरे नहीं हो पाते। बिल्कुल। तो उनसे पहले क्या था कि श्रेयस अय्यर जो है वो भाई अपने मारे जा रहे हैं चौके छक्के, उसके बाद जब वो आउट हुए उसके बाद अक्षर पटेल आए, उन्होंने कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्होंने विराट कोहली के 100 की जो पारी हाँ थी वो पूरी कराने में उनका भी हाथ था। हम्म। और लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए थे और चौका मार के जिताया, जिताया। जिससे उनकी भी पूरी हो जाए। सेंचुरी हो गई। हाँ तो मतलब ना ऐसा माहौल बन गया था कि भाई मैच तो जीत जाएंगे हाँ पर विराट कोहली के 100 100 चाहिए जरूर। और लास्ट बॉल पे हाँ 4 चाहिए, ये ऐसा माहौल हो गया था। हाँ तो सेम आपके साथ ही ये चीजें सेम हुआ था बट मैं कर नहीं पाया था, लेकिन विराट नेक्स्ट कोहली आई ने कर थिंक दिया। 1 या 2 मैच बाद मैंने सेंचुरी बना दी थी। ओके। वो भी फास्टेस्ट थी, बट हाँ इस बार थोड़े से और कोशिश करते हैं कि रिकॉर्ड और अच्छे करे जाएं। तो आपके रिकॉर्ड आप ही तोड़ोगे या और किसी ने भी तोड़े? नहीं, और भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ूंगा। किसी से कंपटीशन नहीं कर रहा, बस मैं अपने रिकॉर्ड्स देख रहा हूँ कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो आप जैसे पिछले सीजन में आप हर्ष बेनीवाल की टीम में थे, अब के सीजन में आप कटारिया की टीम में हो, तो हर्ष भाई के बिहेवियर, मोहित चिकारा भाई का बिहेवियर या उनकी जो टीम है उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, अगर बात करी जाए तो दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं। सबसे पहले इंसान अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। हर्ष भाई भी बिल्कुल जैसे हम सोचते थे कि यार ये बड़े लोग बात नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम नॉर्मली मिले, हाय हेलो हुई, सब कुछ बात हुई, बात होती थी बिल्कुल ही नॉर्मली। गेम में इन्वॉल्व होते थे। गेम के टाइम में उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट भी करा, जैसे कि चाहे वो चीयर करना हो या मोटिवेट करना हो। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम हर्ष भाई की बात करी जाए तो इतने मतलब इतने एनर्जेटिक बंदे थे यार वो। जैसे हम छक्का मारते थे तो ऐसा नहीं होता था कि ग्राउंड में जाके खुद ही बॉल उठा के लेके आते आ जाते थे। ओके। तो ऐसा नहीं था कि उनमें कुछ भी ऐसा होता था दिमाग में या लेजीनेस होती थी। वो आते थे और पूरी एनर्जी के साथ अपना पूरा ग्राउंड में फुल टाइम देते थे। सेम अगर हम बात करें कटारिया भाई की, तो अगर हम अभी जैसे हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं तो उनकी तरफ से हमें फुल फ्रीडम है कि आप जो चाहो वो करो, पीछे मैं खड़ा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन बस टीम जीतनी चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो। ओके। तो कटारिया भाई क्या इस बार ट्रॉफी ले जाएंगे? देखो, कोशिश तो है, टीम हमारी अच्छी है और काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। माटा भाई हैं और इधर अगर आप देखोगे माही भाई हैं जो लास्ट टाइम जो है हरियाणवी हंटर्स हरियाणवी में। हंटर्स के थे। और सबसे बड़ी बात है, जो उनके कोच हैं हमारे देवेश भाई, वो हमारी टीम में इस बार। अच्छा। तो कहीं ना कहीं जो, मेहरा जी हैं। हाँ, कहीं ना कहीं देखो फैक्टर मिलता है हमें, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हरियाणवी विंटर्स के 2 पार्ट हो गए हैं क्या? हाँ, 2 पार्ट तो हैं, लेकिन सब हैं सारे भाई। तो अगर ये देखा जाए मुकाबला कुछ ऐसा तो नहीं है भाई भाइयों में, कटारिया और एलविस में मुकाबला, पिछली ट्रॉफी बड़ा भाई ले गया, अब की ट्रॉफी छोटा भाई ले जाए, कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला? वैसे कोई बुरी बात नहीं है, अगर बड़ा भाई कभी कभार छोटे भाई को दे देनी चाहिए। मेहनत करेंगे, लेकिन अगर लगता है कहीं दिक्कत हो रही है तो दे देनी चाहिए, मेरा मानना है। नहीं वो ठीक है, पर बड़े भाई की टीम में जैसे कुट भाई और भी हैं, तो और अपने रजत दलाल भाई, तो वो पिछली बार जैसे उन्होंने बैट तोड़ दिया था, हाँ, तो वो अब के तो जैसे बिग बॉस में भी रह के आए, पूरी खुंदक में है, अब के बॉल ना फाड़ दे वो। नहीं खैर, यार रजत भाई है तो बहुत तगड़े यार, बंदे बहुत तगड़े हैं और ह्यूमन के भी बहुत अच्छे, नेचर भी बहुत बढ़िया है। नॉर्मली अपने बात करते हैं, ताकत मुझे लग रही है बहुत ज्यादा है उनमें, बट बॉल तो नहीं फटेगी खैर। तो रजत भाई अगर ये आप तक पहुंच जाए मतलब रील या पॉडकास्ट, तो अंकित भाई को जवाब दे देना, अब की बार बॉल फटनी चाहिए। नहीं, ये आप क्लिप मुझे भेज देना, मैं रजत भाई को भेज दूंगा। ठीक है भाई। रजत भाई जो है बिग बॉस में जीन्स फाड़ दी थी यार अगले भाई ने। नहीं यार, मैं बता तो रहा हूँ भाई, ताकत बहुत ज्यादा थी उनमें, लेकिन वो वैसे नहीं फाड़नी ना, वो बैट से लगा के फाड़नी है। तो वहां थोड़ा सा ईसीएल वाले अच्छी बॉल बनवा रहे हैं वैसे। अच्छा। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट है सब कुछ। तो इस बार जैसे पिछली बार हरियाणा वेंटर्स ले गई थी ट्रॉफी, इस बार आपको जैसे इस बार टीम्स भी बड़ी हैं, तो आपको किस टीम्स के ज्यादा चांस लग रहे हैं कि ले जा सकती है, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है?
देखो सारी टीम अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी टीम लेके जा सकती है। पिछली बार क्या था कि कुछ टीमों में ही कुछ प्लेयर्स थे, बट इस बार क्या है, हर टीम ने अपने प्लेयर्स जो है पहले से ही डिसाइडेड थे और हर किसी की ट्रायल्स पे नजर भी थी। ईसीएल ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और सबसे अच्छी बात है, ईसीएल ने किसी के साथ भी जो है धोखाधड़ी नहीं करी। जैसे कि बहुत सा होता है कि ट्रायल पे जो है सिर्फ उनको ट्रायल पे बुलाते हैं और उनको सेलेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं था, ट्रायल पे बुलाए हैं बकायदा, उनको मौका दिया है हर किसी को खेलने का, हर किसी को मौका दिया है कि वो ऑक्शन में आए और अपने आप को जो है दिखाएं कि हाँ हम क्या कर सकते हैं और कितना जो है टीम को बेनिफिट दे सकते हैं। हर किसी को मौका दिया है, मेरा जो मानना है। तो ईसीएल ने ये बहुत अच्छी चीज करी है कि हर किसी को इक्वल रखा है। तो जैसे मैंने देखा था आप ऑक्शन में नहीं पहुंच पाए थे, पहुंचे थे आप? नहीं, मैं रिटेन था, मैं ऑक्शन में नहीं था। एक बार बीच में बात थी हमारी कि मैं ऑक्शन में जाऊंगा, लेकिन कुछ अच्छा ऑफर था तो रिटेन होना ज्यादा बेटर लगा। तब पहले से कटारिया भाई से सेट कर ली थी चीजें। हाँ। तो ये जो आपके पास कटारिया भाई की तरफ से ऑफर आया था या? हाँ, मेरे पास देवेश भाई का फोन आया था। आई थिंक देवेश भाई का ही फोन आया था तो मुझे। दिवेश भाई ने क्या एलविस भाई के साथ कुछ धोखाधड़ी करी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं मतलब देखो, हाँ, देखो अगर बात धोखाधड़ी की होती, आप देखना कभी भी ये जितने भी हमारे देवेश भाई, कटारिया भाई, लक्ष्य भाई, एल्विस, ये सारे एक साथ रहते हैं। तो और कभी भी सबसे बड़ी बात है, ये हमारी थिंकिंग है। कभी भी ना एल्विस भाई ने ऐसा बोला है कि भाई कि मेरे से कभी कुछ हुआ है, जबकि मैंने आई थिंक पिछली बार शायद ईसीएल में कुछ हुआ था, ऐसा कुछ था, तो खुद एल्विस भाई खुद आए थे कि नहीं यार, कटारिया भाई तो मेरा बिल्कुल एकदम खास मित्र हैं। और सबसे बड़ी बात है यार, आप हम ही 2-3 साल साथ रहेंगे तो कैसे फाउंडेशन खराब हो जाएगी जब तक हमारे बीच में कुछ लालच नहीं होगा। नहीं मेरा ना बाउंडेशंस खराब, मेरा वो वाला फैक्टर नहीं था कि धोखाधड़ी। मेरा वो था कि जैसे इस बार दिवेश भाई ने दिवेश टीम भाई ली। और कटारिया भाई ने टीम ली है। हाँ। पिछली बार एलविस की टीम में ही थे। तो जैसे ईसीएल में आपको भी एक दिग्गज बल्लेबाज के रूप में देखा जाता है, तो आपको पहले ही मतलब उन्होंने पर्सनल चीजें आपसे डील डन कर ली जिससे आप हरियाणा विंटर्स में ना जा पाओ या अदर्स टीम में ना जा पाओ। मेरा पॉइंट वो था। अच्छा अच्छा। तो दिवेश भाई ने पहले ही अपनी सीए वाली स्ट्रेटेजी लगा के आपको अपनी टीम में ले लिया, क्योंकि आप ईसीएल में एक दिग्गज प्लेयर हो। आपको जो है सीए वाली स्ट्रेटेजी लगा के पहले ही अपनी टीम में ले लिया। आप अगर ऑक्शन में जाते तो एल्विस भाई आपको छोड़ते नहीं, जरूर अपनी टीम में लेते। हाँ, बिल्कुल हो सकता था क्योंकि और भी टीम थी साथ में, बट मैंने सोचा कि क्यों ना अपने एक सेफ जगह पकड़ी जाए और एक सेफ अच्छा जो अमाउंट है वो पकड़ा जाए और बैठा जाए वहां पे। ओके। ये भी आपका अच्छा डिसीजन है वैसे। तो अंकित भाई, जैसे आपने पिछले सीजन में 6 छक्के मारे, अगर इस सीजन आपको 6 छक्के किसी बॉलर की बॉल पे मारने हो तो वो कौन होगा? मैं नाम लेना चाहूंगा, पिछली बार जो है उन्होंने मैडन ओवर ओवर फेंके थे। जी। लखनऊ के थे और कप्तानी भी करते हैं वो, और काफी प्रिडिक्शन भी करते हैं। ओके। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि वो सामने आए और मैं उनको, उनका जो नाम है वो है अनुराग अनुराग द्विवेदी, द्विवेदी। आप सब जानते हो। तो मैं चाहूंगा कि वो मेरे सामने बॉल डालने आए और मैं कोशिश करूं उनको 6 छक्के मारने की। तो क्या आप ईसीएल सीजन 2 की प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि 6 छक्के अनुराग द्विवेदी की बॉल पे मारने हैं आपको? हाँ, अगर सामने आएंगे तो देखो मैं जरूर करने चाहूंगा वो चीज। जरूर करना चाहोगे या करोगे? बिल्कुल, देखो कोशिश कर सकते हैं, बट हाँ मेरा एक चैलेंज है उनको कि मैं उनकी बॉल पे 6 छक्के मारना चाहूंगा। ओके। तो अनुराग भाई, आप अपनी प्रोटेक्शन से इन्हें आउट करने की कोशिश करना, क्योंकि देखो ये कांटे का मैच होने वाला है आप दोनों के बीच में। 6 बॉल पे 6 छक्के या एक बॉल पे आउट। हाँ बिल्कुल। या तो वो पहली बॉल पे आउट करें या 6 छक्के खाने के या लिए छह तैयार छक्के है। खाने के लिए तैयार हो जाए। ओके। तो अंकित भाई, आप लोगों को ईसीएल के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि काफी सारे क्रिएटर्स हैं जो ईसीएल खेलना चाहते हैं, तो इसके क्या क्राइटेरियाज हैं या क्या मतलब? जो क्राइटेरिया रखा हुआ है इन्होंने, 100 के फॉलोअर्स रखा हुआ है। ओके। आपके 100 के फॉलोअर्स होने चाहिए, और मेन मेन जो इनकी थिंग है वो है कि आपकी फेस वैल्यू, इनको फेस वैल्यू चाहिए, और साथ में थोड़ा सा गेम भी आपका अच्छा होना चाहिए। और अच्छा प्लेटफॉर्म है, सब जो है रजिस्टर भी रजिस्टर करके आप जो है
तो आप ईसीएल के जो है रजिस्टर भी कर सकते हैं, और उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो आपको ट्रायल के लिए बुलाया जाता है। तो ऐसा ना सोचें कि हमारा नहीं होगा, आप जरूर ट्राई करें। बाकी चीजें जो है वो बाद की बात है, लेकिन ट्राई जरूर करें। ओके, तो अंकित भाई, आपके जो मतलब स्टूडेंट हैं या इन फ्यूचर जिनको क्रिकेट खेलना है एक अच्छे लेवल तक, तो उनके लिए लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप प्रॉपर मेहनत करें, प्रॉपर टाइमिंग के साथ चलें, अपने आप को थोड़ा सा हर चीज़ों को अवॉइड करें जिसमें आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर बने, उसको थोड़ा सीरियस लें और प्रॉपर तरीके से काम करें, मेहनत करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छे रहें और मस्त रहें। तो जैसे टीम इंडिया है अपनी, तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा फेवरेट प्लेयर रहे हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो सुरेश रैना थे। जी, अपने गाजियाबाद से ही है। हाँ, तो मुझे उनकी बैटिंग बहुत पसंद थी। जो ओके। वो कवर्स के ऊपर से छक्के मारते थे, लेफ्टी हैं वो, लेकिन जो उनकी बैटिंग मैं देखता था, चेन्नई जो मेरी टीम थी आईपीएल में भी उन्हीं की वजह से फेवरेट रही है। और अब खैर अब तो एमएस धोनी सर हैं, उनकी वजह से भी। तो मेरे लिए फेवरेट हमेशा ये दो प्लेयर रहे हैं। तो अगर धोनी और सुरेश रैना में आपको एक चूज करना हो तो किसको करोगे आप? मैं सुरेश रैना को जाऊंगा करने। अच्छा। और विराट कोहली और रोहित शर्मा में? विराट कोहली और रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। विराट कोहली को क्यों नहीं? देखो मुझे थोड़ा सा अपना अटैकिंग गेम पसंद है। विराट कोहली मतलब देखो नो डाउट बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, हर किसी की देखो अलग है। मुझे रोहित शर्मा क्या है कि आते हैं और अपना नेचुरल गेम जो उनका है हिटिंग करने का, क्योंकि हमारा भी यही काम रहता है हिटिंग करने वाला गेम, तो हमें वही पसंद है, तो हमारा प्लेयर भी उसी टाइप में है। ओके, तो अगर इसमें हम धोनी और विराट कोहली को कहें तो आपका जवाब? फिर तो धोनी जाएगा। तो धोनी कहाँ हिटिंग करते हैं? धोनी तो नहीं नहीं नहीं, धोनी यार मतलब छक्के जो मारने का मेन चीज है, छक्के मारना। ओके। छक्के मारने की जो उनके पास कला है, मेरा जो फेवरेट रहता है वो छक्के मारने की कला उनके पास अच्छी है, तो मेरा फेवरेट हमेशा वही रहते हैं। ओके, तो क्या विराट कोहली के पास ये कला नहीं है? नहीं है, बट वो टाइमिंग पे ज्यादा निर्भर रहते हैं। मैच बहुत जिताते हैं ऐसा नहीं है, प्लेयर बहुत तगड़े हैं, बट जो कैपेबिलिटीज है छक्के मारने की वो शायद रोहित शर्मा या एमएस धोनी से उतनी नहीं ओके। मिलती अभी। इंडियन टीम जो है, जो आज के न्यू कमर्स अपने प्लेयर हैं, तो उनमें आने वाले टाइम में कौन स्टार होगा? मेरे हिसाब से जो सुमन गिल है जी। वो आने वाले टाइम में बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, वो सबसे ऊपर जाएंगे जो मुझे लग रहा है अभी तक। और अगर बात करी जाए, तिलक वर्मा भी बहुत तगड़े बैट्समैन हैं, तो ये दो बैट्समैन हैं जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल जाने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहोगे अपने प्यारे से फैंस, परिवार और अपने स्टूडेंट्स को? सभी जो भाई हैं वो अपना प्यार बना के रखें और पॉडकास्ट को पूरा देखें, और जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करें। तो गाइज, हम इस पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पे ख़त्म। और हमारे बीच थे आज ईसीएल के सुपरस्टार, हम कह सकते हैं 6 बॉल पे 6 छक्के मारने वाले अंकित नागर जी, जिनको ईसीएल का युवराज सिंह भी हम कह सकते हैं, नो डाउट। और आप अंकित नागर जी को यूट्यूब पे फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। एंजॉय करें। एंजॉय करें, छक्के पे छक्के 6 छक्के।